हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन में एक टॉपिक है प्रदीप्ति के नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। जो प्रदीप्ति के नियम है, इस प्रदीप्ति के नियम के बारे में हम समझेंगे। तो जनरली देखा जाता है कि जो प्रदीप्ति के नियम है यह मुख्यतः दो नियम हैं इसके। जो पहला नियम है वह नियम कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो पहला नियम है व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। वर्ग का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। और जो दूसरा नियम है वह लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहलाता है। लैम्बर्ट का कोज्जा का नियम से बोलते हैं। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, जिसे लोग हिंदी में कहते हैं लैम्बर्ट का कोज्जा का नियम। लैम्बर्ट का कोज्जा नियम। ये दो नियम मुख्यतः है जो प्रदीपन के नियम होते हैं। तो जो पहला नियम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस नियम को हम लोग पहले समझेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या चीज? इस नियम के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या चीज। अब ये देखा जाता है कि कोई प्रकाश स्रोत यस है, प्रकाश स्रोत यस। तो इस नियम को सर्वप्रथम हम थोड़ा सा फिगर का सहारा लेते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग समझाते हैं कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वह है क्या चीज। इस चित्र से हम लोग समझेंगे कि ये कोई जो प्रकाश बिंदु है, जो प्रकाश पॉइंट यस से एक कोई प्रकाश बिंदु है, और इसमें दो वक्रतल वाले जो क्षेत्रफल हैं। एक वक्रतल जिसका क्षेत्रफल हम A1 मान लेते हैं, इस वक्रतल का क्षेत्रफल A1 है, और इस वक्रतल का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। दो वक्रतल वाले दो क्षेत्रफल समांतर क्रम में हैं, और एक प्रकाश बिंदु ये यस पॉइंट है। प्रकाश बिंदु से तल A1 की दूरी हम यहाँ से D मान लेते हैं, D दूरी पर है। और सेम इसी आगे तल A1 से सेम D दूरी पर एक दूसरा तल पृष्ठ है जो जिसका क्षेत्रफल A2 है। तो दो वक्र पृष्ठ, ये हमारे दो तल के क्षेत्रफल हो गए। अगर सोर्स से तल A2 की बात किया जाए तो इनकी बीच की दूरी 2D होगी। इनकी बीच की दूरी क्या होगी? 2D होगी। अब इस नियम, इस फिगर के अनुसार हम समझेंगे कि ये क्या है, स्रोत है। यहाँ से सोर्स, स्रोत, ठीक। अब हम इस नियम के अनुसार जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इस नियम के अनुसार ये समझेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रदीप्ति, जब प्रकाश की जो प्रदीप्ति होगी, अब प्रकाश की प्रदीप्ति जिस पृष्ठ सतह या पृष्ठ तल पे जाके प्रकाश टकराती है, तो उनकी बीच की जो दूरी होगी D, बीच की दूरी जो D होए वह प्रदीप्ति E के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कह सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रदीप्ति उस तल पर पड़ने वाली प्रकाश बीच के जो दूरी होता है D, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं जो प्रकाश के प्रदीपन E है, प्रकाश तल पर पड़ने वाली दूरी D है, तो इनकी दूरी D के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो प्रकाश का प्रदीपन E है, प्रकाश का प्रदीपन E है, जो प्रकाश का प्रदीपन है प्रकाश की तीव्रता I के अनुपाती होता है। तो जो प्रकाश के प्रदीपन E है, प्रकाश की जो तीव्रता I है उसके क्या होता है? अनुपाती होता है। अर्थात E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन D स्क्वायर होगा।
तो इसमें हम ये समझते हैं कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है यह कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, ये प्रकाश का स्रोत हो गया, ये प्रकाशित तल हो गई, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, जो इस प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रदीप्ति पहुंच रहा है इस तल पर, इनके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी डी है, बीच की दूरी जो डी है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो प्रकाश की प्रदीप्ति ई है, प्रकाश के तल की जो बीच की दूरी है, इनके वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो जाएगा। और जो प्रकाश की प्रदीपन ई है वह प्रकाश की तीव्रता आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी तीव्रता होगी ज्यादा, अर्थात उतना प्रदीपन ज्यादा होगा। तो जो प्रकाश स्रोत का प्रदीपन ई है वह प्रकाश की तीव्रता जो आई है, आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू I/d²। ये जो पहला नियम है, प्रदीपन का जो पहला नियम है, इस नियम से हमें यह प्राप्त हुआ एक इक्वेशन जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे। अर्थात इस नियम से हमको यही पता चलता है कि किसी प्रकाशी स्रोत द्वारा, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशी तल पर, किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से, उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी, प्रकाश स्रोत की दूरी d के वर्ग, d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा प्रदीप्त तीव्रता, तथा प्रदीप्त तीव्रता आई, तथा प्रदीप्त तीव्रता तथा प्रदीप्त तीव्रता आई के अनुक्रमानुपाती होता है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह जो नियम है पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो प्रथम नियम है, ये नियम कहता है कि कोई प्रकाश स्रोत यस है, उस तल की बीच की दूरी डी है, तो जो प्रकाश के जो प्रदीपन ई है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रकाश की जो प्रदीपन ई है, प्रकाश की तीव्रता आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके द्वारा हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं डेरिवेशन के माध्यम से, क्या इस चीज में जो प्रकाश की तीव्रता आई है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। इस चित्र से हम फिगर से समझेंगे कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है जो पॉइंट एस है, और दो समांतर में तल के जो क्षेत्रफल, पहला तल जो है उसका क्षेत्रफल A1 है और जो दूसरा तल है उसका क्षेत्रफल A2 है। तो प्रकाश स्रोत 1 से, जो प्रकाश स्रोत है पहला तल का क्षेत्रफल जो A1 है, इनके बीच की दूरी मैंने क्या माना है, D माना है। और सेम नेक्स्ट 1 पृष्ठ तल से क्षेत्रफल से दूसरे पृष्ठ का सेम दूरी पर, उतनी दूरी पर दूसरा पृष्ठ का क्षेत्रफल रखा गया, अर्थात उनकी भी दूरी 2 हो गई, D हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रकाश स्रोत यस से पृष्ठ 2 के बीच की दूरी देखा जाए तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगा। तो पहला नियम जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था इसमें यही पढ़े थे, जो प्रकाश की प्रदीप्ति है इसमें क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता आई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो समीकरण क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था पहला समीकरण। अब इस हम डेरिवेशन को थोड़ा सा समझेंगे, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है। जो प्रकाश की तीव्रता आई है
वह ई के कैसे प्रोपोर्शनल है और इनके बीच की दूरी के वर्ग कैसे व्युत्पन्नपाती है। अब इस चीज़ को समझेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल A1 के लिए ठोस कोण, पहला हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल A1 के लिए ठोस कोण, क्षेत्रफल ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा A1 है, A1 के लिए ठोस कोण के लिए ठोस कोण ओमेगा जो है, चूंकि दोनों के लिए कोण जो ठोस कोण दोनों के लिए ओमेगा है, चाहे पृष्ठ 1 हो चाहे पृष्ठ 2 हो, दोनों के लिए जो ठोस कोण यहाँ पे आंतरित हो रहा है वो कोण। अब चूंकि ठोस कोण बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल A1 और इनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग कर दो, अर्थात बीच की दूरी क्या है, D है, तो D का वर्ग कर दो, ये होता है। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये क्या है, समीकरण 2 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल A1 पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति फ्लक्स, क्षेत्रफल A1 पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति फ्लक्स। तो जो प्रदीप्ति फ्लक्स होगा वो क्या होगा, प्रदीप्ति तीव्रता और ठोस कोण के एक संबंध है, ये रिलेशन आता है, प्रदीप्ति अर्थात प्रदीप्ति फ्लक्स बराबर प्रदीप्ति तीव्रता गुणे ठोस कोण होता है, सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं हम लोग। तो जो प्रदीप की मान लो तीव्रता जो है वो क्या है, आई है, और जो ठोस कोण है पृष्ठ A1 के लिए वो क्या हो जाएगा, ठोस कोण ओमेगा जो होगा आई इंटू ओमेगा कर सकते हैं, तो अर्थात ये हो जाएगा आई, प्रदीप की तीव्रता आई है और कोण जो है A1, ओमेगा का स्थान पे A1/d² रख देंगे, यहाँ पे A1/d², तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब हम क्या बात करते हैं कि यदि A1 क्षेत्र की सतह पर प्रदीप्त E1 हो, मान लो हमने क्या किया, जो प्रदीप्त की तीव्रता जो है मान ली यहाँ पे E1 है, A1 सतह क्षेत्र पर जो प्रदीप्त है वो कितना है, A1 सतह क्षेत्रफल, जो A1 सतह क्षेत्र ये है, इस पर जो प्रदीप्त है वो कितना है, E1 है। अब हम आगे बात करते हैं कि A1 क्षेत्र की सतह पर जो प्रदीप्त है E1 है, A1 सतह क्षेत्र की प्रदीप्ति E1 हो, क्या E1 हो, तब E1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। E1 बराबर क्या होता है, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल। अच्छा, जो प्रदीप्ति फ्लक्स है वो कितना है, यहाँ पे आई A1/d² है, तो जो प्रदीप्ति फ्लक्स हो गया आई A1/d², और बटे में प्रदीप्त का क्षेत्रफल या गुणे 1/1 कर देते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना A1 है, अर्थात E1 E1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो I/d² प्राप्त हुआ। जो प्रदीप्त सतह क्षेत्रफल E1 की जो प्रदीप्त है I/d² ये प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार अगर हम पृष्ठ 2 की बात करते हैं, जो A2 है, सिमिलरली जो पृष्ठ सतह A2 है इस पर कितना प्रदीप्त है, अगर मान ले A2 है तो इस पर प्रदीप्त E2 मान लेते हैं। अगर इस पे प्रदीप्त E2 है, सिमिलरली इसी प्रकार क्या देखेंगे हम लोग, जब पृष्ठ 2 के लिए या क्षेत्रफल A2 के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल A2 के लिए अगर देख लेते हैं, A2 के लिए E2 जब निकालेंगे उस पर प्रदीप्त सतह मान लो प्रदीपन क्या है, E2 है, E2 बराबर
आई, प्रदीप की तीव्रता आई है, आई अपान इनके बीच की जो सोर्स से दूरी है वो 2d दूरी है, 2d स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2d का वर्ग कर देंगे, 2d का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अर्थात यहाँ पे जो E2 निकला है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। ये चीजें हमको यहाँ से मिलती है। अगर हम ये देखते हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि अगर दोनों का जब अनुपात करते हैं, एक चीज यहाँ देखा जाता है कि अगर E1 अनुपाते E2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/D1 डी वर्ग अनुपाते 1/4d वर्ग हो जाएगा, 4d स्क्वायर। ये चीज देखा जाता है इसमें। जो प्रदीपन का पहला नियम है, यहाँ से हमको एक चीज ये प्राप्त होता है कि जो प्रकाश की प्रदीपन है E, वह प्रकाश की तीव्रता I के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी वर्ग D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दो नियम का स्पष्टीकरण हो जाता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंतर्गत आता है। एक हम पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि अगर देखा जाता है कि जो प्रकाश तल क्षेत्रफल A1 है और D दूरी पर प्रकाश क्षेत्र का जो पृष्ठ 2 है, A2 है, अगर इनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाती है तब इनमें जो प्रकाश की प्रदीप्ति है और प्रकाश की तीव्रता है वह क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये देखा जाता है अगर किसी प्रकाशी तल पर प्रकाश स्रोत से अगर दूरी दुगनी कर देते हैं, जैसे मान लो पहले D था, अगर यही दूरी पृष्ठ को उठा करके यहाँ पे रख दिया जाता है तो जो प्रदीप्त का क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो प्रकाश तल पड़ेगा यहाँ पे, ये इसकी 4 गुनी ये हो जाएगी। तो पहला इसमें एक कॉन्सेप्ट नियम ये भी आता है कि देखा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये चीजें हैं कि अगर किसी प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाश का तल है, अगर इनके बीच की दूरी जो दुगनी कर देते हैं तो जो प्रदीपन का क्षेत्रफल होगा या तल का जो क्षेत्रफल होगा या प्रदीपन का जो क्षेत्रफल है, कहाँ कहाँ सतह पर प्रकाश पड़ेगा, वह 4 गुनी हो जाएगी। पहला नियम ये होता है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाश तल की दूरी है अगर दुगना कर देते हैं, यह दूरी दुगना कर देंगे तो जो प्रकाश तल का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अर्थात अगर इनकी दूरी दुगना किए तो जो इनका क्षेत्रफल A1 है या A2 बराबर 4A1 हो जाएगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 4A1 के बराबर हो जाएगा। अर्थात इतने इतने क्षेत्रफल के 4 खंड यहाँ पे बन जाएंगे। ये जो नियम होता है इसमें पॉइंट के बारे में समझना है। और दूसरा चीज ये देखा जाता है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वह 1/4 गुनी हो जाएगी। जो प्रकाश की तीव्रता होगी वह 1/4 गुनी हो जाती है अगर दूरी को दुगना कर देते हैं। अर्थात यह देखा जाएगा कि जो पहले तल का जो क्षेत्रफल यहाँ पे था, D दूरी पे था, अब इस दूरी को उठा करके यहाँ पे कर दिया गया, 2D दूरी पे कर दिया गया है। तो जो प्रकाश तल का ये जो क्षेत्रफल है, यह जो प्रकाश तल का ये जो क्षेत्रफल है, यह क्या हो रहा है, तल का क्षेत्रफल इसके 4 गुना हो गया। लेकिन इस तल पर अगर प्रकाश की तीव्रता को देखा जाएगा तो वह 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 रह जाता है। ये चीज पॉइंट आती है इसमें। अब हम प्रकाश के जो दूसरा नियम है, जो लैम्बर्ट कोसाइन का नियम है, उस नियम के बारे में समझेंगे कि लैम्बर्ट कोसाइन नियम है क्या। अब हम लैम्बर्ट कोसाइन में ये देखते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशी तल पर, ये मान लो कोई एक प्रकाश स्रोत है, ये पॉइंट P, जो पॉइंट P है, एक प्रकाश की तल यहाँ पे AB है। AB क्या है, ये प्रकाश की तल है। अब प्रकाश स्रोत से तल की बीच की दूरी मान लेते हैं हमारा D है। यहाँ से कितनी दूरी है, ये दूरी D है। और यहाँ से P और A के बीच जो एक रेखा यहाँ पे मिलाई गई है, इसके द्वारा जो आंतरिक कोण है यहाँ पे, ये थीटा कोण मान लो यहाँ पे आंतरित करता है। अब ये क्या है, ये तल है, ये क्या है, ये तल है। तो अब इसमें ये देखा जाता है लैम्बर्ट कोसाइन के नियम के अनुसार कि किसी प्रकाश स्रोत, ये मान लो यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा पहुंचने वाली प्रकाश की प्रदीप्ति
स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण, जो प्रकाश स्रोत है और अभिलंब के ये बीच बना जो कोण होता है, अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कि क्या होगा? कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो प्रकाश के प्रदीपन ई होगा, प्रकाश तलीय और अभिलंब के जो बीच बना कोण ये थीटा है, इसकी कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कहलाता है? लैम्बर्ट का कोसाइन का नियम कहलाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि लैम्बर्ट का जो कोसाइन नियम है वो दूसरा नियम क्या है? किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशी तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज देखा जाता है कि जो लैम्बर्ट का कोसाइन नियम है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई तल है, इस तल से प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी d है, और इसके द्वारा अभिलंब के बीच, प्रकाश स्रोत और अभिलंब तल के बीच जो लंबवत के द्वारा जो कोण आंतरित हो रहा है वो कोण थीटा है। तो जो प्रदीप्त का नियम, जो प्रकाश की जो प्रदीपन है, जो ई है, यह कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती या कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो पहला नियम है, जो प्रदीपन का पहला नियम है, वह प्रदीपन ई का जो पहला नियम था, ई क्या होता? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपान आर स्क्वायर था, जो प्रदीपन का पहला नियम था। ये समीकरण 1 था। और दूसरा जो लैम्बर्ट का कोसाइन के नियम के द्वारा जो प्राप्त किया गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रकाश के प्रदीपन ई है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब ई बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक रखा जाता है, वह नियतांक को हमने क्या किया है? इकाई माना हुआ है। तो यहाँ पर समानुपातिक नियतांक का मान हमने इकाई लिया है, इसलिए ई बराबर आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो होता है फार्मूले का रिजल्ट जो प्राप्त होता है, ये होता है इल्यूमिनेशन का नियम, प्रदीपन के नियम। जो नियम फर्स्ट और डी नियम का कॉम्बिनेशन होकर के यह हमारा प्राप्त होता है, जो प्रदीपन का नियम ई बराबर आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये चीजें दिखता है। अगर हमने यहाँ पे आर मान लिया है, आर क्या था? मैंने फिगर में आप लोग को डी माना हुआ, चाहे वहां पे डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सोर्स से तल के बीच की जो दूरी था वो डी भी मान सकते हो या आर भी मान सकते हो। तो यहाँ पे ये अगर मैंने डी माना हुआ तो यहाँ डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे डी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? मैंने आर देख कर वहां पे कर दिया ये चीजें सब। तो यहाँ पे ये देखा जाता है, फिर ई बराबर आई कॉस थीटा अपान डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर मैंने दूरी डी माना हुआ है तो इस फिगर के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे मैंने दूरी डी माना हुआ है तो डी लिख सकते हैं। और वैसे अगर दूरी आर मानते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आर होगा, अगर वहाँ पे दूरी डी मानते हो डी होगा। तो ई बराबर आई कॉस थीटा अपान डी स्क्वायर हो गया। तो जो आई क्या है? प्रकाश की तीव्रता हो गई, और डी क्या है? प्रकाश स्रोत और तल के बीच की दूरी। प्रकाश स्रोत और तल के बीच की जो दूरी है वो डी है। अगर वो दूरी आर मानते हो तो आर भी यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ई बराबर आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे ये होता है प्रदीपन का जो नियम आता है